एक दिन ऐसे ही यकायक फोन पे बोले कोई, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूं। मैंने कहा आप मनोज कुमार हैं, लेकिन हैं कौन? उन्होंने कहा मैं एक्टर मनोज कुमार बोल रहा हूं। मनोज कुमार का नाम सुना है? 10 साल की उम्र थी, पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए थे। 1937 में पैदा हुए, 1947 में भारत का विभाजन हो गया। लाहौर की सड़कों पर नंगी करके औरतों को नचाया जा रहा था और उनके पति, उनके भाइयों को ऊपर से कपड़ा उतार करके ढोल डलवा करके ढोल बजाए जा रहे थे और हमारे घर की महिलाएं नंगी नाच रही थी। यह नंगा नाच लाहौर में हो रहा था। उसी लाहौर में, उसी एबटाबाद से उस मारामारी में जो कत्लो गारत हुई लाहौर में, हजारों सिख हिंदुओं को मार दिया। उसमें एक 10 साल का बच्चा, किसी की निगाह उस पर पड़ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और चलती ट्रेन में फेंक दिया ताकि वो कहीं सुरक्षित जगह पहुंच जाए। और जिसने फेंका वो गुमनाम हो गया। उसने सिर्फ इतना ही रोल प्ले किया। लाशों से भरी हुई ट्रेन अमृतसर पहुंची, वहां लाशें नहीं उतरने दी। वही ट्रेन दिल्ली पहुंची, ट्रेन का दरवाजा खोला तो लाशें ऐसे गिर रही थी जैसे गेहूं गिरता है। उसी में एक बच्चा रोता हुआ, जिसको पूरे खून से सना हुआ था, चोट उसके नहीं लगी थी। जब उसके रोने की आवाज आई तो लोगों ने कहा यह कौन हो सकता है। उसको नहलाया विलाया, कुछ वहां जो कैंप लगे थे वो कैंप में चला गया। और उसके बाद फिर वो कहां कहां भटका भगवान जाने। फिर दिल्ली के हिंदू कॉलेज में वो पढ़ने लगा। फिर कैसे वो मुंबई चला गया और फिर कैसे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना, जिसका नाम मनोज कुमार है, जिसे लोग भरत कुमार के नाम से भी जानते हैं। 85 साल की उम्र है उनकी। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन चीजें कैसे बनती हैं इसका विश्वास दिलाता हूं आपको। ऐसे ही कोई भाषण कहीं सुना उन्होंने, और कुछ लोग राजस्थान जयपुर के थे, उनसे संपर्क में थे। उन्होंने कहा भाई मुझे इस आदमी का नंबर चाहिए, ये कौन आदमी? एक दिन ऐसे ही यकायक फोन पे बोले कोई, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूं। मैंने कहा आप मनोज कुमार हैं, लेकिन हैं कौन? मैं पहचानता नहीं था। ऐसी मेरी वार्ता हुई। और मैंने कोई बहुत फिल्में भी नहीं देखी, देखी भी होंगी बचपन में तो याद भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं एक्टर मनोज कुमार बोल रहा हूं। मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया कि मनोज कुमार में क्या रास्ता है भाई। तब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आप सच में वही बोल रहे हैं? तो 2-3 मिनट के बाद मैं उनकी आवाज पहचान पाया। तब पता चला कि ये मनोज कुमार है, जीवित है, स्वस्थ है। कोविड के जमाने मिल नहीं पाया। उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी एक मुहिम में मेरी मदद कर दीजिए। उनसे मैंने कहा कि भारत की सबसे महान गायकार अभी चंद महीनों पहले उनका देहांत हुआ है। उस वक्त जीवित थी, बहुत अच्छी हालत नहीं थी उनकी भी। मैंने कहा मैं उनको इतना लंबा इंट्रोडक्शन दूंगा, वो बेचारी मुझे क्यों जानेंगी, मेरा फोन क्यों उठाएंगी? उनके बराबर के संबंध थे। मैंने कहा सिर्फ इतना ही कर दीजिए कि जो आनंद मठ में पूरा वंदे मातरम गाया गया है लता की आवाज में, वो मुझे एक बुकमार्क मैंने आज के बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें भगत सिंह भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष भी हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप भी हैं। उसके नीचे मैंने कहा एक QR कोड के माध्यम से मैं उस आनंद मठ वाले पूरे वंदे मातरम को QR कोड के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहता हूं। और ये कोई बिजनेस नहीं करना, मैं आप जैसे लोग जो मुझे पैसा दे देते हैं उससे मैंने मुंबई के अंदर वो बुकमार्क छपवाया और उसमें वो QR कोड लगाया। और मैंने ये प्रण किया कि जब मैं इस पे बोलूंगा, लोगों को बताऊंगा कि भारत की संसद में कैसे पूरा वंदे मातरम बजा था, तो अगर आज के बच्चे ये पूछेंगे कि ये साहब आए थे, इन्होंने बात तो बता दी लेकिन पूरा वंदे मातरम मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने उनके ऊपर
QR कोड बनाया, क्योंकि आज के युवा बच्चे 1 सेकंड में स्कैन करेंगे और पूरा वंदे मातरम सुन लेंगे। यह मुहिम मेरी चल रही है। आज भी आपके बीच में हमारे साथी ओम जी ने कुछ बांटे होंगे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बांटे या नहीं बांटे मुझे महत्व नहीं है, लेकिन इस शहर पालनपुर की बेटी ने जब पूरा वंदे मातरम गाया तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। यह मुहिम का हिस्सा है। हर कीमत पर कितनी बार भी बोलना पड़े, कितनी देर भी बोलना पड़े, कहीं भी बोलना पड़े, 2024 में भारत की संसद की जो नई बिल्डिंग बन के खड़ी होगी, मैं आज बता रहा हूं आपको, अभी तो जाने की परमिशन नहीं है। जिस दिन भी जाएंगे उसी दिन आत्महत्या कर लेंगे कुछ लोग। उस बिल्डिंग में, उस संसद में मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी तरफ से सारी ताकत लगाऊंगा। जिस दिन उसमें संसद की पहली बैठक हो तब पूरा वंदे मातरम बजे, उस मुहिम का हिस्सा है। इसलिए मैंने उस बेटी के कारण पैर छुए और देर तक इसलिए छुए कि वो ये काम पूरी हिम्मत के साथ जब भी मौका हो करे। इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत देर तक, आप चाहें 4 बजे तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं उन गुजरातियों के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता जिन्होंने देश के साथ इंसाफ किया है। इसलिए इस तरीके के लोग जो भी हैं, जब भी आए, आप दुनिया में ऐसे लोग हैं कि कम से कम यहां आकर के कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लोगों के पास पैसा नहीं है। यहां एक आदमी तय कर ले कि उसे प्रोग्राम कराना है तो किसी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यह मुहिम पुष्पेंद्र आए, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन आए, प्रोफेसर कपिल कुमार आए, जीडी आए, कर्नल आर सिंह साहब आए, सुशील पंडित आए, ये सिलसिला जारी रखिए। वो आएंगे, कुछ नई बात, कुछ नए तथ्य रखेंगे और ये सिलसिले को रोकिए मत, इसको एक हवन की तरह लीजिए। जितना बिजनेस करें, अरबों खरबों रुपया कमाएं, अगर आपने अरबों खरबों न कमाए होते तो राफेल सिर्फ ताली बजाने से नहीं आता। इसलिए खूब पैसा कमाएं, उस पैसे में से ये ध्यान रखें, घर भी चले, समाज भी सुरक्षित रहे। लेकिन ये समाज, ये गुजरात जब भी सुरक्षित रहेगा जब जम्मू में जिस मुंह के दरवाजे से गज़वाए हिंद यानी ही भारत की धरती पर इस्लामिक जिहादी मुसलमान इस्लाम का झंडा फहराने के लिए, वो हदीस का जो हिस्सा है कि जब तक भारत के कोने कोने में इस्लामिक झंडा नहीं फैल जाता तब तक गज़वाए हिंद की लड़ाई जारी रहेगी। आपके आदमी ने गज़वाए हिंद करने वाला जो रास्ता था उसका मुंह बंद कर दिया है।